बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। तुर्की इसराइल के दरमियान जंग की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पसे पर्दा खूनी घनाउनी मंसूबे सामने आ रहे हैं। क्या तुर्की ने फलस्तीन के करीब फौजें हथियार मिसाइल लगा दिए हैं? उर्दगान और ट्रंप के दरमियान गजा और फलस्तीन के मसले पर खुफिया डील और एलानिया फौजी मुआहिदों से इसराइल परेशान हो रहा है। दूसरी तरफ शाम में पहला इलेक्शन हुआ है। शाम के अंदर अहमद अशर यानी जुलानी की हुकूमत ताकतवर हो चुकी है और शाम को तकसीम करने के इसराइली मंसूबे क्या रुक गए हैं? इसराइल की फौजें शाम के अंदर मुसलसल कार्रवाइयां कर रही हैं। क्या शाम इसराइल के इन हमलों को रुकवा सकता है? शाम तुर्की इसराइल और लबनान वगैरह की गजा वगैरह की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुताल्लिक के तफसीलात मैं आपको दूंगा। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक कायम रहे और ये वीडियो आगे नशर किया करें। बहुत से लोग वीडियोस देखना चाहते हैं, मालूमात हासिल करना चाहते हैं, उन तक नहीं पहुंचती हैं। आगाज करेंगे। एक तरफ है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, गजा की जंग को बंद करवाने के लिए ट्रंप प्लान को कामयाब करवाना चाहता है और दूसरी तरफ है इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू सिर्फ गजा से अपने कैदी छुड़ाकर अपने ग्रेटर इसराइल के मिशन, जिसको वो मुकद्दस मिशन कहता है, उसको आगे जारी रखना चाहता है। हालात काफी गड़बड़ हैं, यानी ऐसा नहीं है कि सब अच्छा है। पसे पर्दा बहुत से ऐसी खुफिया डीलें हैं, ऐसे मंसूबे हैं कि जो अभी दुनिया के सामने नहीं आए हैं। मसलन ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान गहरी दोस्ती सभी को मालूम है। इसराइल अमेरिका को कितना सपोर्ट करता है, पिछले 78 साल इसराइली तारीख है इस बात की गवाह है। और एपेक नामी जो अमेरिका में एक ग्रुप है जो बुनियादी तौर पर ज्यूश लॉबिंग ग्रुप है, जो अमेरिकी हुकूमत और सेनेटर्स और कांग्रेसी अरकान को डोनेशन या फंडिंग वगैरह देता है, वो इसराइल के लिए कितना मुतहर्रिक रहता है ये भी सभी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब अच्छा है। अब इसराइल गजा से अपने कैदी तो छुड़ाना चाहता है, लेकिन गजा की जंग मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करके वहां से फौजें नहीं निकालना चाहता है। या सादा लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि इसराइल का हदफ यह है कि गजा के लोग गजा छोड़कर चले जाएं, गजा पर मुकम्मल इसराइल का कब्जा हो जाए, जैसे इसराइल वहां सेटलमेंट चाहता है वो सब चीज़ें बन जाएं। और यही कुछ इसराइल का प्लान है वेस्ट बैंक के हवाले से कि वेस्ट बैंक में मजीद यहूदी बस्तियां जैसे कि E1 के नाम से बनाई गई हैं, मजीद सेटलिंग वहां पर हो, सेटलर्स को आबाद किया जाए और वेस्ट बैंक पर मुकम्मल 100% कब्जा हो जाए। और अलकुद्स के नीचे जो इसराइल ने टनल्स और सुरंगें बना रखी हैं, वो भी इस बात की दलील है कि इसराइल अलकुद्स वगैरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। कई अरब मुल्क हैं जो इस रेजिस्टेंस का हिस्सा हैं। ज़ाहिरन अमेरिका के साथ एक बैलेंस रिलेशंस को, बैलेंस ताल्लुकात को भी जाहिर किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल अरब मुल्कों को पता है कि सभी कुछ अमेरिका नहीं है। ये जो कतर पर हमला हुआ है उसके बाद तो अरब मुल्कों ने अपनी जो पोजीशनें हैं उनको दोबारा से देखना शुरू किया है और चाइना की तरफ, रशिया की तरफ अरब मुल्कों का झुकाव बढ़ा है। खुद तुर्की का झुकाव चीन की तरफ हुआ है। मैं तुर्की के हवाले से खासतौर पर आपको मालूमात देने लगा हूं कि इस वक्त जो गजा की जंगबंदी के हवाले से ट्रंप का प्लान है, इसको सबसे ज्यादा अगर किसी की हिमायत हासिल है तो वो उर्दगान की है। उर्दगान ने ट्रंप के साथ ज़ाती तौर पर मुआहिदा किया है गजा की जंग में ट्रंप प्लान को कामयाब कराने का, लेकिन उर्दगान ने बदले में ट्रंप से गारंटी और जमानत मांगी है कि हमास को कायल मैं कर लूंगा, लेकिन आप गारंटी देंगे कि इसराइल अपनी फौजें गजा से निकालेगा और जंग को बंद करेगा। अब हमास के हवाले से उर्दगान की मुख्तलिफ तरह की स्टेटमेंट्स हैं, जैसे न्यूयॉर्क में जब अमेरिका में जब UN जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करने उर्दगान पहुंचा था तो वहाँ फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में बात कही थी। फॉक्स न्यूज़ पर ये इंटरव्यू मौजूद है कि मैं हमास को दहशतगर्द तंजीम नहीं मानता हूँ, वो अपने वतन के लिए लड़ने वाला रेजिस्टेंस ग्रोह है। ये उर्दगान की स्टेटमेंट है जो अमेरिकी मीडिया फॉक्स न्यूज़ को दी गई थी। तो अब मेरे सामने ये खबर मौजूद है जिसे दी कॉर्डल नामी जो एक मीडिया नेटवर्क है उस पर नशर किया गया है। ये ज़रा द क्रेडल नामी जो मीडिया नेटवर्क है इस पर नशर किया गया है। ये ज़रा आप देख लें कि उर्दगान के हवाले से लिखा गया है इस मजमून में कि एक मुतज़ाद किरदार है उर्दगान का। यानी बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि उर्दगान वाकई संजीदा है गजा की जंग को बंद करवाने में, और बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर उर्दगान की वजह से गजा को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन तुर्क अवाम जो सड़कों पर निकल कर प्रोटेस्ट कर रही है
और तुर्की में उर्दगान की हकूमत की मौजूदगी या उसका बरकरार रहना इसी पर मुनहसर है कि गज़ा और फ़लस्तीन के मसले पर जो गज़ा के लोग हैं, फ़लस्तीनी हैं, उनको इंसाफ मिल जाए। याद रहे 24 साल जो उर्दगान ने हकूमत की है, इस हकूमत में उर्दगान का जो सबसे बड़ा हथियार था वो इस्लाम पसंद थे। यानी अगर तुर्की के इस्लाम पसंद उर्दगान को मदद ना करते और उर्दगान फ़लस्तीन और गज़ा और आलम इस्लाम के मसाइल, बिलखुसूस शाम के मसाइल वगैरह पर अपनी सियासत और अपने जो मुतालबात थे, या दूसरे लफ्ज़ों में आपके अपने वादे जो थे, अगर वो आवाम के सामने ना रखते तो कभी भी वो कामयाब ना हो सकते। तो उर्दगान की सियासत गज़ा और फ़लस्तीन से जुड़ी हुई है और आलम इस्लाम के मसाइल से जुड़ी हुई है। अगर उर्दगान वाकई धोखा दे रहा है गज़ा और फ़लस्तीन के मसले पर, तो फिर उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। ये इस मजमून के अंदर लिखा गया है। बहरहाल नाज़रीन का इस वक्त जो हमारे पास कुछ मज़ीद ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो ये है कि तुर्की पसे पर्दा अपनी फ़ौजें और हथियार फ़लस्तीन के गिर्द जमा कर रहा है। मसलन दमिश्क से अल-कुद्स का, यरूशलेम और फ़लस्तीन का फासला बहुत थोड़ा है, तो तुर्की के हथियार और फ़ौजें अल-कुद्स के करीब शाम में आकर वहाँ ठहर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 10 से 20 हज़ार फ़ौजें दमिश्क और बाकी जगहों में तुर्की ने भेजी हैं, और तुर्की के ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें भी वहाँ शाम के अंदर भेजी गई हैं। और फिर शाम से एक ऐसा मुआहदा किया है तुर्की ने कि अगर शाम पर हमला होता है इसराइल का या अमेरिका या किसी भी का, तो उसमें तुर्की शामिल होगा, यानी मदद करेगा शामी हुकूमत की। और तुर्की के अंदर शाम के हवाले से इतनी ज़्यादा हसासियत है कि ऐसे समझे कि अंकारा या इस्तांबुल पर कोई हमला कर दे, तो जैसे तुर्की अंकारा या इस्तांबुल पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ऐसे ही शाम में दमिश्क को खोना या उस पर हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इससे पहले कि मैं आपको मज़ीद तफसीलात दूँ, आप ज़रा ये मजमून देखें जो कि इसराइली अखबार इजराइल हायोम के अंदर नशर हुआ है। इसराइली अखबार इजराइल हायोम के अंदर जो इस मजमून का उन्वान है वो कुछ यूँ है कि पार्टीशन सीरिया टू सेव इट, के शाम को तकसीम करो और शाम को बचाओ। इस इसराइली अखबार जो कि नेतन्याहू का हुकूमती करीबी अखबार समझा जाता है, इजराइल हायोम, उसमें लिखा गया कि जो अलवी हैं शाम में और जो मसीही हैं और जो सुन्नी अरब हैं, दुरूज़ हैं और कुर्द हैं, इनको अलग अलग स्टेट दे दी जाए। यानी अलवियों का एक अलग मुल्क शाम में हो, मसीहियों का एक अलग हो, और सुन्नी अरबों का अलग हो, और दुरूजियों का अलग हो, और कुर्दों का, यानी 5 हिस्सों में शाम को तकसीम किया जाए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो शाम महफूज नहीं होगा, इसराइल के लिए बड़ा ख़तरा होगा। और जो शाम का सदर है अहमद अशर जोलानी, ये एक बड़ा शिद्दत पसंद किस्म का शख्स है। ये अगरचे अमेरिका में टाई लगा कर गया, अमेरिकी सदर से मुलाकातें की, अपने आप को बहुत एक मॉडरेट किस्म का शख्स साबित करता है, लेकिन हकीकतन ये इस्लामी शिद्दत पसंद है जिसके सर की कीमत $10 मिलियन अमेरिका ने लगा रखी थी। ये इस मजमून में लिखा गया है। और ये इसकी हुकूमत के आने के बाद सुवेदा में, लास्किया में और बाकी इलाकों में मुखालिफिन पर जुल्म सितम हुआ है, ये भी कहा गया है इस मजमून में। अब इसराइल को क्या करना चाहिए, इस मजमून में लिखा गया है। इस मजमून में कहा गया है कि इसराइल को शाम में अपनी फ़ौजें बरकरार रखनी चाहिए, बिलखुसूस दरूजियों की सुवेदा के अंदर हिमायत के लिए, और कुर्द अलहदगी पसंदों की खुद मुख्तारी और दुरूज़ अलहदगी पसंदों की खुद मुख्तारी, अलवियों की और मसीहियों की खुद मुख्तारी पर भी इसराइल को रोल प्ले करना होगा, वरना शाम इसराइल के लिए हमेशा खतरा रहेगा। ये इस मजमून के अंदर लिखा गया है। सादा लफ्ज़ों में आज की एक और खबर सुन लें। प्रेस टीवी है ईरान का, जिसमें ये रिपोर्ट छपी है कि इसराइली फ़ौज ने शाम के अंदर घुसकर कार्रवाई की और 3 लोगों को वहाँ से अगवा कर लिया। अब इतलात ये आ रही हैं कि इसराइली फ़ौजें शाम में मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रही हैं, मौजूद हैं और दुरूज़ अलहदगी पसंदों को सपोर्ट कर रही हैं। अब शाम के अंदर हुआ क्या है, शाम में पहला इलेक्शन हुआ है, और ये पहला इलेक्शन पिछले साल जो दिसंबर में बशार अल असद की हुकूमत गिरी थी, उसके बाद पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है। और इस पार्लिमानी इलेक्शन के हवाले से भी आलमी मीडिया पर मुख्तलिफ तरह की खबरें छपी हैं। इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में इसे एक डमी इलेक्शन करार दिया गया है, लेकिन बहरहाल ये पार्लियामेंट के इंतखाब का इलेक्शन है। और जो इस वक्त पार्लियामेंट की कुल 210 सीट्स हैं, उनमें से 140 सीटों के लिए यानी 2/3 के लिए जो सूबाई इलेक्टोरल कॉलेजेस के ज़रिए से एक पार्लियामेंट का इंतखाब हुआ है। और 70% जो सीटें हैं, यानी कुल 210 सीटें हैं, 140 के लिए वोटिंग हुई है, 70 सीटें अहमद अशर खुद मुंतखब करेंगे। और ये पार्लियामेंट 2.5 साल के लिए होगी, और इस पार्लियामेंट का काम होगा कानून बनाना और मुख्तलिफ तरह के नज़्म व नस्क के हवाले से मामलात को मुरतब करना। अब
इस एक जमहूरी प्रोसेस को एक डमी प्रोसेस इसराइल की तरफ से भी कहा गया है, इसराइली अखबारात में ये लिखा गया है, एसोसिएटेड प्रेस में भी इसी तरह से कहा गया है। लेकिन शामी हुकूमत कहती है कि अबूरी तौर पर, आर्जी तौर पर मुल्क के निज़ाम को चलाने का यही एक तरीका था जो हमने अपनाया है। लेकिन याद रहे, शाम की जो हुकूमत है ये अभी तक सुवेदा इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं रखती है, और ये शाम के जो मशरकी इलाके हैं जहाँ पर कुर्द अलहदगी पसंद YPG कस नामी ग्रुप है उसकी हुकूमत है, वहाँ पर भी इसका कंट्रोल नहीं है। यानी जुलानी की हुकूमत शाम के 70% इलाकों पर तो हुकूमत रखती है, लेकिन 30-35% इलाकों पर उनकी अभी भी हुकूमत नहीं है, और इस जमहूरी यानी वोटिंग वाले प्रोसेस को भी एक डमी प्रोसेस कहा गया है। लेकिन इसराइली फौजें शाम के अंदर मौजूद हैं और दूसरी तरफ तुर्क फौजें भी शाम के अंदर मौजूद हैं। तुर्की ने कुर्द अलहदगी पसंदों को वार्निंग दे रखी है कि वह हथियार फेंकें, शामी हुकूमत के अंदर जम हो जाएं और फोर्सेस को ख़त्म कर दें, यानी जंगजू फोर्सेस को। लेकिन कुर्द अलहदगी पसंद हथियार नहीं डाल रहे हैं। इस वजह से माहिरीन ये कहते हैं कि शाम के मसले पर तुर्की और इसराइल में जंग हो सकती है, और फिर शाम को इसराइल अपने लिए ख़तरा करार देता है कि शाम की सरजमीन से मुमकिन तौर पर इसराइल के वजूद को ख़तरा है, और वहाँ से अगर जंगजू या तुर्की या कोई भी और तरह के लोग आएँ तो वो इसराइल को ख़त्म कर सकते हैं, वालकुद्स की तरफ बढ़ सकते हैं। इस तरह की बातें इसराइली मीडिया पर बार बार की जा रही हैं। फिर नाज़रीन इकराम, इसराइल तुर्की के अगेंस्ट कब्रस में, यूनान में और मुख्तलिफ जगहों में अपनी फ़ौजें और हथियार भी लगाए हुए हैं, और आप जानते हैं तुर्की रोज़ाना नए हथियारों के तजर्बात कर रहा है, नए मिज़ाइल, नए ड्रोन्स और नई चीज़ें बना रहा है जो इसराइल अपने लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा समझता है। और फिर तुर्की के मिस्र के साथ ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। मिस्र के बारे में आज भी एक इसराइली अखबार में ये रिपोर्ट छपी है कि जो मिस्र का सदर अब्दुल फत्ताह सीसी है ये अंदर से हमास की सपोर्ट करता है, अंदर से हमास की मदद करता है। मारिफ अखबार में ये रिपोर्ट छपी है कि इजिप्ट का जो सीसी है इसके बारे में कई अरब हुकाम को भी खतरात हैं कि कहीं ये अंदर से हमास का सपोर्टर तो नहीं है। बहरहाल शाम के मसले पर तुर्की इसराइल के खिलाफ है, और उर्दगान और ट्रंप के दरमियान जो मुख्तलिफ तरह के माहदे हुए हैं इससे भी इसराइल बहुत परेशान है, क्योंकि ट्रंप उर्दगान से इख्तलाफ भी करता है और उर्दगान से ताल्लुकात भी रखता है। उर्दगान बड़ा डिप्लोमेट किस्म का शख्स है, उसने कहा कि ठीक है मैं अमेरिका से गैस खरीदूंगा, अमेरिका से जंगी जहाज़ खरीदूंगा और अमेरिका से तिजारत करूंगा, और ट्रंप जो है वो पैसों का दीवाना है, तो ट्रंप को खुश करने के लिए उर्दगान ने इस तरह के माहदे कर लिए हैं। लेकिन इसराइल को बड़ा गुस्सा है कि ट्रंप तुर्की की बातें क्यों मानता है। तो क्या तुर्की गजा और फ़लस्तीन के मसले को हल कर सकता है? क्या इसराइल के जो मंसूबे शाम में हैं वाकई तुर्की उनको हमेशा के लिए रोक सकता है? क्या तुर्की और इसराइल के दरमियान कोई वाकई बड़ी जंग होने वाली है? इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।